जो अगर हम ऐसा करते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 2 क्या है, परिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये जो संख्या बनती है क्या बनती है, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों रेशनल और इरेशनल को ऐड करने पर क्या आता है, इरेशनल। रेशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करने पर भी क्या आता है, इरेशनल। या इरेशनल में तो हम रेशनल माइनस करें तब भी क्या आएगा, इरेशनल। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि रेशनल का मल्टीप्लाई करें इरेशनल से, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से, मतलब परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई अगर अपरिमेय संख्या से करें तो वो क्या आएगी, वो हमेशा आएगी आपकी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। लेकिन जब हम किसी इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दो केस हो सकते हैं, इरेशनल भी संख्या आ सकती है और रेशनल संख्या भी आ सकती है। जैसे अगर हम √3 का मल्टीप्लाई √3 से ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, जो क्या है रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √3 का मल्टीप्लाई करें किसी अन्य से √5 से तो ये हो जाएगा √15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। तो बच्चों ये जो है इसके बेसिक्स, इनको आप देख लेना। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया वहाँ पे हमने दिखाया कि कोई, जैसे हमने √2 को दिखाया कि वो एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने सिद्ध किया। अब वहीं से हम इसका एक और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर हो जाएगा और हम इसको दिखा पाएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिखाने का तरीका एक ही है, वो है कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर भी वही करना है जो पिछली बार किया था। हमें दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लेके चलेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम ये लेके चले हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और Q कभी भी वहाँ पे 0 नहीं होता। ठीक है। और हम ये भी लेके चले हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं, मैं बता चुका हूँ, सहअभाज्य संख्याएं वे जिनका HCF 1 होता है, वही क्या कहलाती हैं, वही संख्याएं कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने Q को ट्रांसफ़र कर दिया √3 के पास, तो ये आ गया √3Q बराबर P। फिर हम इन दोनों का वर्ग करेंगे, मतलब दोनों ओर का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा कि 3, क्योंकि √3 है, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3Q² बराबर P²। फिर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देंगे और 3 को फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे P के पास, क्योंकि अब ये मल्टीपल में है तो 3 कहाँ पे आएगा, P² के डिवाइड में। क्लियर है। और अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि 3 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 P² को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात ये है कि 3 P को भी डिवाइड करेगा, मतलब विभाजित करेगा। ठीक है। और जब 3 P को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये है कि 3 P का एक गुणनखंड है, जिसको हम P बराबर 3C के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इसका एक गुणनखंड है और C यहाँ पर एक पूर्णांक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो P का मान अभी निकल के आया, P बराबर 3C, P का मान अब समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या था, 3Q² बराबर P²। तो P का मान, क्योंकि वहाँ पे समीकरण नंबर 1 में P का स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम 3C जो P का मान है इसको अभी स्क्वायर करने वाले हैं, और जब 3C का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 9C²। क्लियर है। और 3 से जब हम 9 को काटेंगे वो 3 टाइम कट जाएगा, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा Q² बराबर 3C²। ठीक है। अब फिर से हम यहाँ से 3 को ट्रेवल करा देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे Q के पास, तो ये इसके डिवाइड में आएगा। और यहाँ से फिर से हमें पता चलेगा कि 3 जो है वो Q² को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 3 Q² को डिवाइड कर रहा है तो 3 Q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है।
और 3 अगर q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि 3 q का एक गुणनखंड है। तो हम q को 3d कह सकते हैं जहां d कोई पूर्णांक होगा। क्लियर है? हमें अभी तक ये बात समझ में आई कि 3 जो था वो p का भी गुणनखंड था और q का भी गुणनखंड था। इसका मतलब इन दोनों का एक वेनिस्ट गुणनखंड क्या है? 3। और हम लेके चले थे कि p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका कोई भी वेनिस्ट गुणनखंड नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट आया ये वाला, ये दर्शा रहा है कि हम जो अभिधारणा लेके चले हैं वो गलत है। हम जो अभिधारणा लेके चले हैं वो गलत है। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो हमारी परिकल्पना थी कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, उसका विरोध इसने किया। और इसका मतलब यही है कि √3 जो हम लेके चले थे कि परिमेय संख्या है, वो हमारी परिकल्पना कैसी है? गलत है। तो फिर क्या सही है? सही ये है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यहाँ पे हमने इसको सिद्ध कर दिया बहुत आसानी से। क्लियर है स्टूडेंट्स? दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें दिखाना है। क्या? दर्शाइए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम बड़े इजीली तरीके से अब दर्शा देंगे। काफ़ी बेसिक्स हम सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे हम? वही कि इसको विरोधाभास विधि से ही करने वाले हैं। मतलब पहले हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। क्या? कि हम मान लेंगे कि मतलब 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है ना। हमने अगर मान लिया 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, अगर हमने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस √3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं में q 0 नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? p/q को इस साइड ले जाएंगे और √3 को इस साइड ट्रेवल करा दिया। इसको इस साइड से इस साइड लेके गए और इसको इस साइड से इस साइड। ठीक है? तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम किसी संख्या को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाते हैं इक्वलिटी में, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे √3 का साइन इधर चेंज हो जाएगा और इसका साइन इधर। ये प्लस का √3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का √3 था इधर आके प्लस का हो गया, और ये प्लस का p/q था इधर आके माइनस का हो गया। मतलब जब हम इक्वलिटी में दो चीज़ों को इधर से उधर लेके जाते हो तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम इसको देखें कि 5 माइनस p/q बराबर √3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 5q का मल्टीप्लाई इधर से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5q माइनस p/q। इसका जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से भी इसको कर सकते हैं। मतलब q का मल्टीप्लाई 5 के साथ, इसके नीचे 1 ले लिया, 1 का मल्टीप्लाई p के साथ, और नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया? 5q माइनस p/q। ये किसके बराबर था? √3 के बराबर। और हम p/q को लेके चले थे एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जब हम इस 5 का मल्टीप्लाई q से करेंगे, q क्या था? p और q यहाँ पे पूर्णांक ही थे, और पूर्णांक का जब पूर्णांक में मल्टीप्लाई होता है या फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूर्णांक ही आता है। तो ये भी 5q क्या है? एक पूर्णांक, और पूर्णांक में से जब हम पूर्णांक को घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा। ठीक है? और ये भी पूर्णांक है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी क्या है? ये पूरा एक परिमेय संख्या है। और ये पूरा, जब हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या आ गया, और ये क्या था? पहले हम देख चुके हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ये रेशनल इक्वल में ये इरेशनल, ऐसा कैसे हो सकता है? रेशनल इक्वल इरेशनल नहीं ना। तो इसको देखते हैं। हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी परिकल्पना का विरोध करता है। हमारी परिकल्पना क्या थी? हमने माना था कि √3 मतलब 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था, है ना। जो इसने क्या, जिसका इसने विरोध किया,
है ना। क्या दिखाया कि ये क्या निकल के आ रहा है, इससे निष्कर्ष यही निकला कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने जो लेके चले थे उसको इसने गलत साबित किया, और यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमारी अभिधारणा गलत थी, तो फिर ये अपरिमेय अपरिमेय होगा, ना कि परिमेय। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसको दिखाएं तो इसको भी दिखाने का तरीका वही है जो हम पहले कर चुके हैं। क्या? हम इसका विरोधाभास विधि से इसका प्रूफ करेंगे। कैसे? माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमने इसको एक अपरिमेय संख्या, माना √3 एक परिमेय संख्या है, और हम इसको अगर परिमेय संख्या मानते हैं तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, और जहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो जब हमने P/Q के फॉर्म में इसको लिखा, तब हमने क्या किया, तब हम इससे आगे बढ़े, इसके एक स्टेप आगे बढ़े, और 3 को इस यहाँ से ट्रेवल करा के Q के पास भेज दिया, क्योंकि जो मल्टीपल वाली चीज़ है वो डिवाइड में आ जाती है। तो ये आ गई इसके डिवाइड में। तब ये क्या आया, तब आया कि √2 बराबर है P/3Q। अब देखो बच्चों, क्योंकि P और Q पूर्णांक थे और 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को जब हम पूर्णांक से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, तो आता है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। और ये क्या है, हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि रूट के अंदर जो आती है उनको हम प्रूव भी कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो ये तो कहीं से मैच नहीं हुआ कि रूट जो परिमेय संख्या है वो बराबर होगी अपरिमेय संख्या के। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा नहीं, तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, वो ये है कि जो हम लेके चले हैं, कि √2, हम लेके चले थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो परिकल्पना गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जो हमने दिखाया वो तो नहीं आया ना, तो हमारी परिकल्पना गलत है। उसका विरोधाभास इस इक्वेशन ने हमारे सामने किया। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने जो लिया वो गलत था, हमने जो माना वो गलत था। तो सही क्या है, सही ये है कि √3√2 जो है वो परिमेय ना होकर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ पे हम इसको दिखा चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स?